25 MP बैठे हैं वहां पर और उनमें से ज्यादातर मंत्री हैं। तो हमें जो संकट का सामना करना पड़ रहा है, अगर वो सहयोग उस तरीके से हासिल होता रहता तो जी, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास में। मैं जीडी व्यास साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। व्यास साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बजट का अगर पिछली बार भी हो तो देखिए, तो घाटे का बजट आम बात हो गई। अब इसमें कहीं कोई वो भी नहीं है कि एक माहौल भी बनाने लग गए कि घाटे का बजट अगर विकास करना है तो एक मैं रटी रटाई बातें दोनों ही सरकारों की ओर से देखता हूं कि साहब इसका खर्चा कैसे निकलेगा, बजट बहुत घाटे का रहेगा। कि विकास के लिए पैसा ले सकते हैं तो उसमें कोई बात नहीं, एसेट्स खड़े होंगे। हम घी नहीं पी रहे हैं उधार लेकर के, यानी कि एक तंज होता है कि पिछली सरकारें जैसे घी पी रही हो। कोरोना काल रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का बजट आ सकता है। हमारे पास में रेवेन्यू रिसोर्सेज जो है बहुत लिमिटेड है। तो सरकार ये तमाम परिस्थितियों को देखते हुए कुछ ऐसा करेगी जो बिल्कुल ये कहें कि बजट गले उतरने वाला भी होना चाहिए। मैं निवेदन करूं कि अभी आपने कहा कि पिछली सरकारें, और आप कहना चाह रहे थे कि पिछली सरकारें जिसमें कोई विशेष राजनीतिक पार्टी थी और आज जिसमें एक विशेष राजनीतिक पार्टी है। मैं एक निवेदन करूं कि जो बजट होता है वो माननीय विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है। विधानसभा जो जनता की, राजस्थान की जनता की अंतश्चेतना के प्रतीक है, लिहाजा वो बजट पूरे राजस्थान के हर नागरिक की अंतश्चेतना का प्रतीक है। पहले तो हम ये समझ लें, वो किसी सरकार या किसी राजनीतिक पार्टी विशेष का नहीं होता, वो जनता का होता है। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, निश्चित रूप से इस समय कोरोना की वजह से एक अजीब परिस्थितियां बनी हुई है और बजट पर उसकी छाया साफ दिखाई देगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि पहिया चलता रहता है, विकास होता रहेगा। सरकार हमारी जनता की सरकार है, लिहाजा जो भी बजट आएगा उसमें बजट बनाने वाले लोग निश्चित रूप से ऐसा बजट बनाते हैं जो जनता को गाय हो। कड़वी से कड़वी दवा देने वाला डॉक्टर भी उस पे गिलाफ उड़ा देता है कड़वी दवा पर, ताकि उसको नगला जा सके। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है, जो आने वाला बजट है वो निश्चित रूप से एक ऐसा बजट होगा जो आम जनता के समझ में आएगा। दूसरा मैं निवेदन और करना चाहूंगा, जनता को इस बात के लिए आज एक अखबार में खबर पड़ी और मुझे अच्छा भी लगा। सरकार अपने आप इस बात के लिए कह रही है कि इस संकट को अवसर में कैसे बदला जा सकता है, और अवसर के लिए उन्होंने, जो मेरी अपनी नॉलेज है, चूंकि ओटीएस पे फैकल्टी के रूप में लेक्चर देता हूँ या पहले सरकार में रहा और वित्त विभाग में भी लंबे समय रहा, तो इस नाते में एक निवेदन करता हूँ, जब सरकार द्वारा कोई टास्क दी जाती है, और माननीय मुख्यमंत्री ने ये टास्क उन सेक्रेटरी साहिबानों को दिए कि आप नए इनोवेटिव लेकर के आइए, जिससे ऐसी योजनाएं बने जो योजनाएं निश्चित रूप से जनता का ही विकास नहीं करे अपितु पूरे प्रदेश का विकास करे। और मुझे विश्वास है कि इसकी झलक कल आने वाले बजट में कहीं न कहीं दिखाई देगी। अखबार में आज छपा है, लेकिन बहुत पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश दे दिए थे, ये निर्देश दे दिए थे, इस सहयोग की अपेक्षा की थी हमारे अधिकारियों से कि वो अधिकारी इनोवेटिव प्रोग्राम लेकर के आए जिससे विकास हो। निश्चित रूप से सरकार के साधन सीमित हैं, उन सीमित साधनों के माध्यम से ही बजट लेकर के आएंगे। जी बिल्कुल। अर्चना जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जी सर। ध्यान होगा 7 संकल्प पिछले बजट के जो मुख्यमंत्री ने दिए थे, लेकिन बजट पूरी तरह से, क्योंकि देखिए ये एक असाधारण समय रहा सभी राज्यों का, पूरे देश का ही। कोरोना काल का काफी कुछ रहा, तो 14,500 करोड़ रुपए जो निरोगी राजस्थान के लिए मुकर्रर किए गए थे, मुझे लगता है कि वो भी शायद कम पड़े होंगे। स्थितियां कुछ ऐसी ही थी, सब लोग कैद रहे और पिछले बजट सत्र में कोरोना की आहट आ गई थी, लेकिन ये पीक नहीं था। उसके 1 महीने बाद ही सारी स्थितियां बदल गई, लॉकडाउन का सामना भी करना पड़ा। 7 जो संकल्प है मैं एक बार यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे निरोगी राजस्थान का था, एजुकेशन का था, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का था,
कुछ इस तरह के साथ महिला बाल विकास का था, फंड अलोकेशन का था कि स्टार्टअप्स अगर कुछ करेंगे। अभी व्यास साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि अधिकारियों को इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। ये बात तो सही है कि हम कई बार इस बहस भी, आपदा को आप अवसर में कैसे बदल सकते हैं, निश्चित रूप से तो ये झलक किस तरह से दिख सकती है, किस सेक्टर को सरकार छू सकती है। कुछ भर्तियों का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि असाधारण समय है, तो क्योंकि आपदा में अवसर का मतलब है कि आप एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी दे रहे हैं, क्योंकि पैसा हाथ में आना चाहिए। बजट का मूल मंत्र तो यही है कि हाथ में पैसा आएगा तो पैसा खर्च होगा, नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो किस सेक्टर पे सरकार गौर कर सकती है? सर डेफिनेटली जो भी हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली जो जरूरत है वो है जॉब क्रिएशन की। जो आज हम देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो जिस तरह से सड़कों पर है, प्रोटेस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली हमें सबसे पहले जो देखना होगा कि किस तरह से ऐसे अनएम्प्लॉयड लोगों को आप किस तरह से रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। उसके लिए आप क्या नई चीजें क्रिएट कर सकते हैं, आप किस तरह से नए आइडियाज, नए स्टार्टअप्स को संबल दे सकते हैं जिससे कि वो ग्रो करें और वो और नए लोगों को रोजगार दें। और चूंकि जो सवाल है, आज हम जो बात कर रहे हैं क्राइसिस टाइम है कोविड का, काफी दूसरे प्रदेशों में जो बोल रहे हैं शायद सेकेंड वेव आ चुकी है, तो हम भी कुछ ऐसा यानी अछूते तो है नहीं आज जो चीजें दूसरी जगह पर है। तो मेडिकल सेक्टर मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है इस टाइम पर। उसमें आप किस तरह से नए आइडियाज को क्रिएट करें, उसमें किस तरह से आप नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करवाएं, जिससे उसमें भी बहुत सारी अच्छी एक अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं जॉब क्रिएशन की। आपका जो मेडिकल, आप नई नई अरेंजमेंट्स अगर दें लोगों को, किस तरह से आप जैसे सिंपल सी चीजें, सैनिटाइजर जब नया एकदम माहौल बना, सैनिटाइजर में किट्स नहीं थी, पीपीई किट्स नहीं थी, किस तरह से आपने अलग अलग सेक्टर्स को उसमें इन्वॉल्व किया। तो मुझे लगता है जो कोविड का जो टाइम है ना, इसने हमें बहुत अच्छे नए लेसन सिखाए हैं। तो हम किस तरह से यही जो हमारा आपदा है उसको किस तरह से हम एक अपॉर्चुनिटी में टर्न कर सकते हैं, यानी ये एक बहुत डाइवर्स एरियाज हैं। आज डेफिनेटली इंडिया को बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ी है, हम कहीं ना कहीं वैक्सीन का भी जो चीज है उसमें भी हम बहुत आगे उभर कर आए हैं। तो मुझे लगता है छोटी छोटी चीजें हैं, इनकी तरफ ध्यान आकर्षित करें। वुमन पावर है, आप किस तरह से उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बिल्ड कर सकते हैं, नए रोजगार के किस तरह से अवसर क्रिएट करने हैं। मुझे लगता है सबसे पहला ध्यान वहां पर देना पड़ेगा, जिससे लोगों के हाथ में पैसा आए, उनका स्पेंडिंग पावर बढ़े, वो अपने टैक्सेस टाइम पर देंगे, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट सेक्टर यानी गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू आएगा और एम्पल रेवेन्यू आएगा। बिल्कुल, शेर और शायरियां होंगी, क्योंकि हर बजट का एक, मुझे लगता है कि जो भी बनाने वाले हैं उसके स्क्रिप्ट राइटर भी कुछ अनोखे होते हैं, और हर सरकार को के जो मुखिया होते हैं उनके, क्योंकि पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, मुझे जहां तक ध्यान है शायद इस प्रदेश के आखिरी फाइनेंस मिनिस्टर शायद चंदनलाल वैद साहब रहे होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री अपने हाथ में कमान रखते हैं। नहीं, उसके बाद धौलपुर वाले भी रहे थे, वैद साहब के बाद प्रद्युम्न सिंह जी रहे थे। जी हाँ, हो सकता है, मुझे शायद ध्यान नहीं होगा, क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री खुद अपने हाथ में कमान रखते हैं कि बजट कैसे जाएगा, क्या पैसा होगा। ठीक है, लेना भी उन्हीं से और देना भी उन्हीं को ही है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। बजट पे जैसे अभी ओम सैनी साहब ने कहा, अर्चना जी ने भी कहा, दो बातें होती हैं कि आप पे अवसर क्या दे रहे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर करें, चाहे आप निवेश की स्थिति पैदा करें। कोरोना काल रहा और अभी भी खत्म नहीं हुआ है, जिसकी चिंता हम सब लोगों को है, अभी भी खतरे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 12 से 17% पिछली बार जो बजट में महंगाई भत्ता जो कर्मचारियों को दिया था, 12 से 17% इजाफा किया था, 53,000 नियुक्तियों की बात कही थी। लेकिन ये सब चीजें कोरोना काल की भेंट चढ़ गई। और आपको ध्यान होगा कि शायद अभी जो सैलरी में कटौती की थी सरकारी कर्मचारियों की, वो भी दी नहीं गई है। पैसे का संकट है। जीएसटी के को लेकर के सरकार कई बार सांसदों से भी कह चुकी है, केंद्र सरकार को भी लिख चुकी है कि हमें पैसा दीजिए, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज से जो कमी है उसमें ये कहा गया था, व्यास साहब ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं, कि वो रिसोर्सेज राज्यों के अगर खत्म होंगे तो केंद्र उसकी भरपाई करेगा कुछ हद तक, शायद ऐसा कुछ था जीएसटी जब लागू हुआ था। लेकिन पैसा आएगा कहां से? महंगाई, अगर आप फ्यूल प्राइस पे ही अगर डिपेंड रहेंगे तो महंगाई जिस तरह से बढ़ती जाएगी, केंद्र राज्य सरकार पे जमकर हमला बोलता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वैट है, तो मुख्यमंत्री इसका कुछ रास्ता निकालेंगे? देखिए योगेंद्र जी, ये तो मान के चलिएगा कि ये कोरोना की जो छाया है वो हमारे बजट में भी देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे भी 4 उपचुनाव हो रहे हैं।
वो दिखेगा आपको। चारों उपचुनाव के लिए 137 करोड़ तो दे ही दिया, वो अब फिर दिखेगा आपको। और लेकिन देखिए आप देखिएगा हमारे पास टैक्स लगाने के लिए आबकारी है, उस पर हमने 30,000 करोड़ रेवेन्यू का पहले बता ही दिया है। तम्बाकू पर हम लगा सकते हैं और लग्जरी टैक्स लगा सकते हैं, बाकी तो हमारे पास टैक्स लगाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। लेकिन इस बार बजट में मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से 6 जो आपके विधायक बीएसपी से कांग्रेस में आए उनको, निर्दलियों को और विधायकों को छोटी छोटी चीज देंगे, कॉलेज खोल देंगे, किसी के एसडीओ का वो लगा देंगे, किसी को पानी की योजना दे देंगे, छोटी छोटी योजनाएं दे करके उनको खुश करने का प्रयास करेंगे, मैंने कुछ दे दिया आपको, ये देखिएगा आप। और बजट साइज है, देखिए बजट साइज जो था 2,25,000 करोड़ का था पहले, मेरे को लगता है 10,000 करोड़ फिर बढ़ा देंगे, पैसा तो बढ़ाएंगे क्योंकि बजट साइज हो जाएगा 2,040 करोड़ का। तो इसका मतलब मान के चलिएगा बजट बढ़ के दिखेगा, लेकिन होगा कुछ नहीं बजट के अंदर, क्योंकि हमारे पास 10,000 करोड़ जीएसटी के कम मिले हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमको पैसा मिल ही नहीं रहा है। और आपने सही कहा कि 24 तो बीजेपी के और 1 हनुमान बेनीवाल अब जो अलग हो गया है। हमने 25 सांसद दिए और राज्यसभा के दिए 7, तो हमारे पास 27 सांसद हमने केंद्र को दिए, 3 हमको मंत्री मिले उसमें से। अब हमारी एक महत्वपूर्ण योजना है ईस्टर्न कैनाल वाली, 13 जिलों को जो पेयजल है वो उसके माध्यम से मिलने वाला है। 35,000 करोड़ की योजना है। मुख्यमंत्री जी बार बार विधानसभा में कह चुके हैं प्रतिपक्ष को, मैं भी चलने के लिए तैयार हूं, आप भी चलो, और कह करके उसको राष्ट्रीय स्तर की दर्जा दिला दो, जिससे कि हमारा भला होने वाला है और कोई भला होने की बात हो नहीं सकती। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस बार बजट में एक तो देखिए रियल एस्टेट में कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है। आपको 10% जो आपके वो आपके जो होती है रेट डीएलसी होती है उसको कम की जा सकती है, जिससे कि आपका रियल एस्टेट का कारोबार जिस प्रकार से घट रहा है वो बढ़ सकता है। लोक परिवहन की आपके सामने प्रताप सिंह खाचरियावास ने कुछ दिन पहले कहा था कि लोक परिवहन की बसें हम उन स्टेट चलाएंगे रूट में जहां पर रूटें नहीं चल पा रही है। तो इसमें आपको बजट को देखने को मिलेगी। सारे विधायकों को जिसने कहा है कि हमारे यहाँ लोक परिवहन की बस चला दो, चला देंगे, पैसा लगेगा नहीं। तो 10% की कटौती पिछली बार भी की थी, 10% की कटौती की थी डीएलसी में पिछली बार भी, फिर वापस से करने जाएंगे क्योंकि रियल एस्टेट की स्थिति बहुत नाजुक हो गई है, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। समय कम है, थोड़ा मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं वो लंबा ले सकता था डिस्कशन को। मैं एक छोटा सा 30 सेकंड में एक ओम सैनी साहब से मैं जानना चाहूंगा। सैनी साहब, मंत्रिमंडल को लेकर के काफी चर्चाएं रही, मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। क्या ऐसा लगता है कि जो लोग चाहे बीएसपी से आए हों या फिर विधायक जिनकी अपेक्षाएं ज्यादा हों, इस बजट में कुछ राहत दे सकते हैं? जैसे अभी श्याम जी ने कहा कि 4 जगह उपचुनाव होने वाले हैं, ये विधायकों को कुछ ना कुछ सीटें जरूर देंगे, तो उन विधायकों पे भी कुछ खास फोकस रह सकता है इस बजट में? देखिए, सौभाग्य से इस वक्त जो मुख्यमंत्री हैं वो अर्थशास्त्र भी पढ़े हुए हैं और राजनीतिक शास्त्र का व्यवहारिक ज्ञान भी उनको है। ऐसे में जो कुछ फैसला वो करेंगे, मुझे लगता है ये कि पहले जब वो पहली बार जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो भगत सिंह जी को बड़ा लेफ्ट राइट ले रहे थे कि साहब इतना उधार दे दिया, इतना उधार कर लिया। फिर जब खुद उन्होंने लाखों रुपया उधार छोड़ा तो उसके बाद वसुंधरा जी कह रही थी तो उधार की उससे तो हम डेवलपमेंट का सिलसिला चलेगा, इसमें कोई शक नहीं। और भारत सरकार ने कह दिया कि उधार दिलवाने के लिए हम जरूर राज्य सरकारों की मदद करेंगे, उधार लेंगे और निश्चित रूप से उसका रास्ता बताएंगे कि साहब रिफाइनरी से चलेगी और जरूरत होगा। लेकिन ये तय है कि असेंशियल चीजें जो हैं, महंगाई को कैसे नियंत्रित किया जाए, रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, ये इस बजट में साफ साफ नजर आएगा कि जिन लोगों को रोजगार नहीं मिला है, अभी तक सरकार के करीब 89,000 के करीब लोगों को रोजगार दे पाई है, लेकिन ये आने वाले 3 साल के अंदर रोजगारों की स्थिति बहुत बेहतर होगी, एजुकेशन की स्थिति बहुत बेहतर होगी, और साथ साथ में किसानों के को लेकर के जो लगातार लांछन लगता रहा है कि केंद्र सरकार के जो बैंक हैं उनका ऋण तो माफ करवाया नहीं और अपने अगर करवा दिया तो भारतीय जनता पार्टी उनका लेफ्ट राइट लेती है, तो इसकी निजात भी इस बजट के अंदर। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा आप लोगों को। तो बात यही है कि बजट में निगाहें सबकी टिकी हुई हैं और 2 चीजें हैं कि ये जादूगरी कहेंगे या फिर कारीगरी कहें या आपका हुनर कहें या आपका माइक्रो मैनेजमेंट कहें, ये सब कुछ दिखाई देगा आपके बजट में, क्योंकि कोरोना काल है। सरकार खुद मानती है कि बेरोजगार बहुत सारे लोग हैं, जो धंधे स्थापित करके बैठे हुए थे उन लोगों के विपरीत असर पड़ा है, महंगाई की मार है। अब ये हुनर कैसे दिखाया जाएगा, ये बजट में देखने वाली बात होगी कि किस चीज को कैसे आप साथ में लेकर के आते हैं। और जैसे अर्चना जी ने भी कहा और व्यास साहब ने भी कहा कि देखिए, आपदा में आप
राहत की तो सुनते हैं, लेकिन आपदा में अवसर तलाशे जाते हैं। वो आपदा में अगर अवसर सरकार तलाशती है तो निश्चित रूप से कुछ इस तरह की स्थितियां खड़ी करेंगी ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। अभी भी लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कंप्रोमाइज कर रहे हैं कि चले गवर्नमेंट जॉब नहीं तो एटलीस्ट हमें कम से कम प्राइवेट सेक्टर में तो कुछ मिले, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई दोनों बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने, और इनसे निपटने के लिए क्या धरातल पे निकल के आएगा वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारी विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।